जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट, ईरान का इस पर जो रद्दअमल आ रहा है उससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट की सलामती काउंसिल के रुकन इस मुआहिदे को कागजी कह रहे हैं, तो क्या हम इसे ईरान का सरकारी मौक़िफ़ भी कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये सरकारी बयान है, ये एक इंडिविजुअल एक बंदे की राय है, जो कि ज़ाहिर बात है कि उनकी पोजीशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी राय है। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तो ईरान ने उसकी हौसला अफजाई की थी और ये उम्मीद जाहिर की थी कि इस एग्रीमेंट में ईरान भी शामिल होना चाहेगा। तो अभी भी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, इसमें जैसे खबरें आ रही हैं कि और ममालिक के लिए भी ये खुला इन्विटेशन है कि वो आ सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। किसी एक फर्द वाहिद की स्टेटमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके खबर रसा इदारे हैं या उनकी जो वजारत ख़ारिजा का बयान होता है, मेरा ख्याल है उसको सीरियस लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा फैसल शाह साहब, अब मक्का मुआहिदे के जो दो रुकन ममालिक हैं, पाकिस्तान और तुर्की, ईरान की सरहदें मिलती हैं इनसे, ये ईरान के पड़ोसी ममालिक हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की की मदद से ईरान को हमलों से बाज रखने के लिए सऊदी अरब की जानिब से कोई टेक्टिकल मूव है? नहीं, मेरा ख्याल है ये ईरान मुखालिफ या ईरान की तरफ फोकस्ड मुआहिदा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडली देखें तो मैं इसको दो एंगल्स से देखता हूँ। पहला ये कि देखें, इसमें तीनों का फायदा है। तुर्की और पाकिस्तान, इनको जाहिर बात है कि सऊदी अरब की तरफ से माली मावनत होगी और उसके बदले में जो तुर्की की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, वो सऊदी अरब में जाएगी और पाकिस्तान की जो वैसे एक्सपर्टीज हैं, महारत है दिफाई उमूर में, वो सऊदी अरब को हासिल होगी। तो तुर्की को यह फायदा हुआ कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, उसकी खरीदारी ज्यादा होगी। पाकिस्तान को तुर्की में की डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में ज्यादा एक्सेस मिलेगी। अभी भी है, हमारा उनसे बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है, लेकिन अब ज्यादा एक्सेस हमें मिल जाएगी इस मुआहिदे के तवस्सुत से। और सऊदी अरब को एक जाहिर बात है कि एक दिली सुकून और आराम होगा कि जी मेरे साथ ये दोनों ममालिक शामिल हैं इस जंग में, अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो ये मेरे मदद को पहुंचेंगे। तो ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल देखें ये है कि तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ जोग्राफियाई पोजीशंस में हैं और तीनों की जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है या थ्रेट परसेप्शन है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। कोई कॉमन एनिमी नहीं है तीनों। तो तुर्की को अगर आप देखें तो वो सीरिया में हमेशा रहता है, कंसर्न रहता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, कुर्द क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे वो मोहतात रहने की कोशिश करता है। जी। पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि आप देखें कि हमें भारत से खतरा रहता है, उसकी तरफ से जारियत का खतरा रहता है, और फिर अफगानिस्तान अब हमारा एक ऐसा बॉर्डर बन गया है जहां से हमें जारियत का सामना है। सऊदी अरब इस वक्त हूथियों के खिलाफ बरसरे पैकार है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो तीनों का थ्रेट स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, लेकिन ये एक बहुत वाइड रेंजिंग मैसेज गया है इन तीनों की तरफ से इस खित्ते के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में, मुख्तलिफ कोनों में, कि अगर कोई भी किसी भी इन तीनों ममालिक पे हमला या जारियत करने का सोचेगा तो बाकी दो उसके साथ खड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, मैं समझता हूँ। स्टेबलाइजेशन फैक्टर। फैसल शाह साहब, अभी आपने बोला कोई कॉमन एनिमी नहीं है इन तीनों ममालिक का, अलग अलग इनके अपने स्पेक्ट्रम्स हैं जिनमें ये ऑपरेट करते हैं, तो क्या इजराइल को कोई कॉमन एनिमी के तौर पर देखा जा सकता है तीनों ममालिक का? नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ कि अगर इंडिया के साथ कोई मामला ख़राब होते हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ताहाल, तो क्या फिर ये मुआहिदा एक डेटरेंस का किरदार अदा करेगा वहाँ पर भी? ये बिल्कुल मुआहिदा डिटरेंस का किरदार अदा करेगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बल्कि इजराइल के खिलाफ भी। और अगर आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी डिटरेंस का किरदार इसको अदा करना चाहिए। अगर इसकी थोड़ी सी मौसर हिकमत अमली चले आगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी डिटरेंस बहुत वाइड रेंजिंग होगी।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो ये सिर्फ सऊदी अरब के बेनिफिट के लिए तो नहीं किया है, ये तो पाकिस्तान को भी इससे फायदा हो रहा है, तुर्की को भी इससे फायदा हो रहा है। और अगर किसी एक मुल्क पे किसी किस्म की कोई जारियत होती है, वो बेशक इसराइल की तरफ से हो, भारत की तरफ से हो या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से हो, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दोनों ममालिक उसके साथ उसके दिफा में खड़े हुए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दिफा के लिए है, ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए नहीं है। तो दिफा में जब आप खड़े होते हैं तो फिर जाहिर बात है कि अगला जो जारे होता है उसको बेसिकली ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर मैं इस मुल्क पे जारियत करूंगा तो फिर उन दो ममालिक से भी मुझे उनका भी मुझे सामना करना पड़ेगा, उनसे भी मुझे जवाब का मुंतजर होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है और मेरे ख्याल में यही एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसमें बड़ा अच्छा उभर के सामने आ रहा है। ठीक है जी। और मुस्तकबिल करीब में फैसल शाह साहब आप क्या देखते हैं, और कौन से ममालिक हैं जो इस मुआहदे को आप देख रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे? और साथ ही साथ ये भी कि इससे पहले अमेरिका को देखा जाता था कि एक स्टेबलाइजर का फैक्टर प्ले करता था, सिक्योरिटी की गारंटी उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से होती थी। तो क्या अब ये मुआहिदा कह सकते हैं कि इनिशिएट कर चुका है उस प्रोसेस को, जहां से अब मशरिक वस्ता में अमरीकी फोर्सेस को ज्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा? देखिए, ये तीनों ममालिक वैसे तो अमेरिका के करीब हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस पे एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर ये तीन ममालिक मिलके कोई कंसोर्शियम बना रहे हैं या अलायंस बना रहे हैं तो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं बना रहे हैं, या किसी भी मुल्क का नाम तो नहीं लिया इन्होंने कि अगर अमेरिका ये समझे कि ये इजराइल के खिलाफ बन रहा है, तो ये तो अमेरिका को इस पे एतराज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो जंग हुई है ईरान की और अमेरिका और इसराइल की, इससे एक लेसन जो निकला है और खत्ते के ममालिक उस पर सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जो बरसा बरस से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फ्रेंचाइज की हुई थी, आउटसोर्स की हुई थी अमेरिका को, तो वो कोई बहुत ज्यादा इनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान भी अरब ममालिक का ही हुआ है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी सिक्योरिटी में, आउटसोर्सिंग में अमेरिका के साथ इन्होंने की हुई थी। ना सिर्फ इनके साथ की हुई थी बल्कि ब्रिटेन के भी वहां बेसिस हैं, फ्रांस के भी वहां बेसिस हैं, तो इन सब के साथ की हुई थी। अच्छा, ईरान को इस जो अलायंस है उससे मैं नहीं समझता किसी किस्म की खलिश होनी चाहिए, इसलिए कि ईरान का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि खित्ते के ममालिक मामलात अपने हाथ में रखें और इसका जो इंतजाम है खित्ते का वो खुद संभालें। तो ये तो एक बड़ा खुशाइन चीज है ईरान के लिए भी कि खित्ते के ममालिक ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें आपस में बातचीत करके कोई सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अच्छा, अमेरिका जो है वो भी जाहिर बात है कि ये देखे कि जी अब खित्ते के ममालिक अगर सिक्योरिटी बर्डन खुद उठा रहे हैं तो फिर मेरे ऊपर सारा का सारा मलबा नहीं डालना चाहिए और सारा बोझ नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं सबके लिए। जी बिल्कुल। और फैसल शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुआहदा अमली तौर पर इसको आप किस तरह से नाफिज होता देखते हैं? लाइक ये एक जेस्चर के तौर पर मुआहदा हो सकता है, या वाकई मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहां पर एक्टिवली तीनों ममालिक की फोर्सेस मुश्तरका तौर पर इन्वॉल्व होंगी? देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जब मुआहिदा हुआ तो हमें सऊदी अरब से मुआहिदे की कोई बाकायदा मुआहिदे की जरूरत तो नहीं है। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि हरमैन शरीफैन का दिफा हमारा दिफा है और हम उसमें शाना बशाना खड़े होंगे सऊदी अरब के। तो लेकिन जब ये मुआहिदा हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पिछले साल, तो फिर हमारे वहां पे ट्रूप्स भी गए, इक्विपमेंट भी गया और फिर उन्होंने जो सऊदी अरब का दिफा है उसमें हिस्सा भी लिया। तो ये तो एक ऑलरेडी जो मुआहिदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसका समर है, उसकी अपग्रेडेशन है जिसमें तुर्की शामिल हो गए। तो अब फर्ज करें आपके मई 2025 की तरह भारत कोई जाररियत करना चाहे पाकिस्तान पे, तो हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे साथ ये हमारे दोनों भाई खड़े हुए होंगे, ये मौजूद होंगे और ये चीज बेसिकली अब भारत को कैलकुलेट करने की जरूरत होगी कि क्या मैं पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करूं तो क्या सिर्फ पाकिस्तानियों से आगे निबर्दाजमा होना पड़ेगा या फिर तुर्किश और सऊदी फोर्सेस भी वहां पर होंगी। बिल्कुल। अच्छा फैसल शाह साहब, 28 फरवरी के बाद से हम देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता यकसर बदला हुआ मशरिक वस्ता है। अब सूरत हाल पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं रही है, न्यू नॉर्मल सेट हो चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जितनी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशन है, OIC है, लीग ऑफ नेशंस तो चलने से पहले फेल हो गई। इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई खातिर खा इक़दामात नहीं करती हमें नज़र आए, उन्होंने पीस को इंश्योर नहीं किया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये अब एक न्यू नॉर्मल होगा कि कोई भी ममालिक मिलजुल के 3 या 4 या जितने भी इस तरह के पैक्ट्स बनाएंगे और वो सिक्योरिटी की गारंटी होंगे उस खत्ते में? देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि अब कोई ऑप्शन आपके पास बची नहीं है। जब आपको इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल लॉ से,
इंटरनेशनल बॉडीज से कोई आपको किसी किस्म के इंसाफ मिलने की उम्मीद ना हो, गजा देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, कश्मीर का मसला इतने अरसे से चल रहा है वो देख लें, तो फिर और तो कोई चारा नहीं रहता। अच्छा, ये एक और भी मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो पैटर्न अभी सामने आ रहा है, ये पैटर्न 2019 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनी डिश आउट की, तो उसमें ये पैटर्न नजर आया हमें सबसे, मतलब यूएस ने बेसिकली एनकरेज किया इस पैटर्न को। उन्होंने नाम तो दिया मल्टीलेटरलिज्म का, लेकिन वो मिनी लेटरलिज्म पे काम करना शुरू किया, और उन्होंने जितने भी लाइक माइंडेड मुल्क थे मुख्तलिफ कोनों में, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। तो हमने क्वाड का नाम सुना, क्वाड 2.0 का नाम सुना, ऑकस का सुना, I2U2 का सुना। तो तीन चार मुल्कों का एक ग्रुप बना के उन्होंने मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस में उनको स्टेशन किया ताकि चाइना को चैलेंज कर सकें। तो ये पैटर्न तो बेसिकली हमें वहां से नजर आया। तो ये तो ऑलरेडी एंडोर्स्ड है यूएस से और बाकी जो बड़ी पावर्स हैं उनसे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि खित्ते के ममालिक खुद अपने मामला देखने के काबिल हैं और देख सकते हैं। तीनों, अगर ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की आप बात करें तो तीनों की बड़ी यूनिक डिस्टिंक्शंस हैं। मतलब सऊदी अरब का एक बड़ा अहम रोल है लीडरशिप अरेबियन पेनिनसुला में, फिर उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तुर्की का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान के पास एक बहुत काबिल फौज, लीडरशिप और अवाम है। और फिर पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा है रीजनल स्टेबिलिटी में, आई थिंक वो बहुत काबिल तारीफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो तीनों ममालिक की जब स्ट्रेंथ मिल जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये भी बताइएगा फैसल शाह साहब के मार्का हक के बाद पाकिस्तान का जो एक रोल सामने आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है खित्ते में कई ममालिक को। एक नया किरदार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अब कंधों पर एक जिम्मेदारी भी है बड़ी। इस नए किरदार में आप पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है सिक्योरिटी प्रोवाइडर से ज्यादा पाकिस्तान स्टेबलाइजर है और एक स्टेबिलिटी की तरफ चीजों को लेके जाना चाहता है बैनुल अक़वामी तौर पे। आप ईरान यूएस का देख लीजिए और आप बाकी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ अगर आज देख रहे हैं तो वो इसीलिए देखते हैं कि अगर हम किसी मुल्क से बात नहीं कर सकते तो कम से कम हम पाकिस्तान के थ्रू उस मुल्क से बात कर सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। तो पाकिस्तान की बेसिकली ये एज है कि आपके मुख्तलिफ ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें इसी तरह रखने चाहिए। लेकिन फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे अपने अंदर बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में और हमें अपना घर भी सीधा करने की जरूरत है। और जो हमारे इश्यूज हैं जो कि बैनुल अक़वामी इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, कश्मीर का मसला है, हमें ये इश्यूज अब दुनिया के सामने लेके जाने चाहिए कि आपके मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया, हम आगे बढ़े। हालांकि हमारे घर में आग लगी हुई थी लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ के हमने आपको उस आग से निजात दिलाई जो आपके दरवाजे तक पहुंच रही थी। तो क्या अब आपको नहीं आगे आके हमारे मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए? जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को आप उनका मुहासबा करें और उनसे पूछें कि वो ये सब काम क्यों कर रहे हैं और उनको रोकें। तो ये मेरा ख्याल है अब हमें इस लेवल पे जाके खेलने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस ब्लॉक को आप क्या देखते हैं फैसल शाह साहब के, जो वेस्टर्न ब्लॉक है या भारत है या इसराइल है, वो तो इसको एक मुस्लिम ब्लॉक के तौर पर ही तस्वुर करेगा, नो मैटर के उनके इंडिविजुअल ताल्लुकात चाहे बेहतर हों सऊदी अरब के साथ या तुर्की के साथ। तो अब आपको क्या लगता है कि जो वेस्टर्न एक ब्लॉक है वो ज़्यादा मजबूत होता, ताकत पकड़ता नजर आएगा, और बिलखसूस हम देखें इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो भी ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा इस मुआहदे के बाद? देखिए, बहुत सारी बातें अभी शुरू हो गई हैं इस अलायंस के बारे में। पहली चीज तो ये कि ये मुस्लिम नेटो है। हालांकि ये मुस्लिम नेटो नहीं है, ये तीन ममालिक है जिनकी आपस में हमआहंगी है। यानी हम, आप देखें ना कि कितने सालों से हम ये कहते हैं कि जी दुनिया में हमारे तीन काबिल कदर दोस्त हैं, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की। तो हमारी तो एक हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है इन दोनों ममालिक से। अच्छा, इनकी भी हमारे साथ हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है। तो हम अगर उस हिस्टोरिकल अलाइनमेंट के तहत एक एग्रीमेंट करते हैं तो वो इत्तेफाक है कि हम तीनों मुसलमान हैं, तो इसलिए इत्तेफाक है कि हम तीनों सुन्नी हैं। तो अब ये भी नैरेटिव चलना शुरू हो गया कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद बन गया, मुसलमान इत्तेहाद। ये ऐसा नहीं है।
आप कल को देखेंगे कि इस पे और बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे जो हो सकता है कि सुन्नी मसलक से ताल्लुक ना रखते हो सकता है वो मुसलमान ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे इस अलायंस को? तो ये तो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जब आप इस तरह का कोई अलायंस बनाते हैं और उसका मकसद दिफा रखते हैं, उसका मकसद कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं है या किसी के ऊपर एग्रेशन नहीं है, बिल्कुल। तो जो हमारे अजली दुश्मन है उनको इससे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये उनके लिए एक डिटरेंस का जरिया है। उनको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमने जारियत की तो हम खामखा एक भेड़ों के छत्ते में हाथ देंगे, जो कि उनको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल तो मेरा तो ख्याल है कि इससे तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए और ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है बड़ा अच्छा।